तो सर्कुलर मोशन हम लोगों को स्टार्ट करना है। अब इस चैप्टर में अगर हमको जाना है तो क्या क्या लेकर के चलना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन चैप्टर में आपको जाना है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो तुमने पहले पढ़े हुए हैं और तुम्हें इस चैप्टर में उनको यूज़ करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये है भाई, रफ वर्क का ये काम है RW। पहला पॉइंट तो ये है कि फॉर कर्व्ड ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी माने रास्ता, फॉर कर्व्ड ट्रैजेक्टरी वी शो वेक्टर क्वांटिटी at any point by drawing tangent। जो लिखा गया उस पर ध्यान दें। अगर किसी कर्व ज्योमेट्री में आपको किसी पॉइंट पर कोई वेक्टर क्वांटिटी दिखानी है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। ये फिजिक्स के वेक्टर के चैप्टर में आपको जो है बताया जाता है। जैसे हम एक बार फिर से रिपीट कर लें, मान लो कि एक ये कर्व ज्योमेट्री थी और कहा गया कि इस पॉइंट पर फोर्स दिखाओ, ए वाले पॉइंट पर फोर्स दिखाना है तो टेंजेंट बना दो भाई। तो ए वाले पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया जाए। ये टेंजेंट बन गया। अब फोर्स किस डायरेक्शन में है वो तुम बता दो हमको। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो इधर एरो लगा देंगे, अगर उधर है तो उधर एरो लगा देंगे। ठीक, जैसे कोई कर्व ज्योमेट्री फिर से आई और समवन सेज कि इस कर्व ज्योमेट्री में इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी दिखाइए। तो वेलोसिटी कैसे दिखाई जाएगी? तो आपको क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। तो वही पॉइंट लिखा गया है, ये हैबिट में आपके आ जाना चाहिए। है तो पुरानी बात लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो इस P वाले पॉइंट पर हमने टेंजेंट बना दिया। अब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो आपके पास में अवेलेबल होगा, इधर या उधर, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो उस हिसाब से एरो लगा देंगे। ये क्या है? क्लॉक। ये एंटी क्लॉक। अगर एंटी क्लॉक है तो ये। तो क्लियर है ये पहला पॉइंट। फॉर ए कर्व्ड ट्रैजेक्टरी वी शो वेक्टर क्वांटिटी एट एनी पॉइंट बाय ड्राइंग टेंजेंट। ठीक, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए, सर्कुलर मोशन के चैप्टर में अगर हमें जाना है तो यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर कभी मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने तो ये बात प्रूफ करी थी। ठीक, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है तो डायरेक्शन बताता है। और यूनिट वेक्टर को हम सिंबल पर कैप लगा के लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सिंबल, और सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप। ये इसका मतलब ये है कि जहां डायरेक्शन होगी वहां पर यूनिट वेक्टर होगा।
अच्छा, कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो फिजिक्स ने यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड कर रखा है। जैसे अब हमारी मर्जी यहाँ नहीं चलती कि अगर डायरेक्शन है प्लस का एक्स एक्सिस, डायरेक्शन है प्लस का एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है भाई? तो यूनिट वेक्टर सिंबल होता है आई कैप। तो आपने कहा कि सर हम कोई और सिंबल ले लें, तो जवाब है नहीं। वेक्टर की अलजेब्रा में कुछ डायरेक्शन को ले करके यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर दिए गए, और यही स्पेसिफिकेशन है कि डायरेक्शन अगर प्लस एक्स एक्सिस है तो उस डायरेक्शन में काम करने वाले यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर डायरेक्शन है माइनस का एक्स एक्सिस तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस आई कैप। और अगर डायरेक्शन है प्लस का वाई एक्सिस तो यूनिट वेक्टर क्या है? प्लस जे कैप। और अगर डायरेक्शन है माइनस का वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर क्या है? माइनस जे कैप। अगर डायरेक्शन है प्लस का जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर है के कैप। और अगर डायरेक्शन है माइनस का जेड एक्सिस तो यूनिट वेक्टर है माइनस का के कैप। लेकिन इसके अलावा, ये तो हो गया, इसके अलावा तुम जो है यूनिट वेक्टर के लिए जाना चाहते हो किसी और डायरेक्शन में। जैसे आपने कहा कि हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कि भाई एक हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर जो डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। ये कैसी डायरेक्शन है? ये ऐसी डायरेक्शन है जिसके बारे में हमारी वेक्टर के चैप्टर में हमको कुछ नहीं बताया गया। हमको तो केवल ये बताया गया ना कि प्लस वाली एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए आई कैप, माइनस वाली एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप। इस 30 डिग्री के बारे में कुछ बताया गया नहीं। तो अब आप अपने मन से कोई सिंबल ले लो। जैसे आपका मन है कि 30 डिग्री की डायरेक्शन में काम करने वाला जो यूनिट वेक्टर है, सर हम उसको ए कैप लिखना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी, डन, ए कैप से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्शन इनमें से कोई है तो वही सिंबल इस्तेमाल करिए जो बताया गया है। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन ऐसी है जो कि उनसे मैच नहीं करती है, तो आप अपने मन से क्या कर सकते हो? यूनिट वेक्टर के सिंबल बना सकते हो। जैसे हमने आपकी जेब को चेक किया, तो आपकी जेब से हमें क्या मिला? तो पता चला कि आपकी जेब से जब हमने निकालने शुरू करिए वेक्टर, तो जेब में एक वेक्टर पड़ा था बी कैप, एक वेक्टर पड़ा था सी कैप, एक वेक्टर पड़ा था एल कैप, एक वेक्टर आपके जेब में था एन कैप, एक में था एम कैप। तो मैं समझ गया कि ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट वेक्टर। और क्योंकि तुमने इनके सिंबल कैसे लिए हैं? तुमने इनके सिंबल ऐसे नहीं लिए हैं, ऐसे नहीं लिए हैं। इसलिए जो तुम्हारा बी कैप यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो तो तुम्हें पता होगा क्या होगी, लेकिन ये बात पक्की है कि बी कैप की डायरेक्शन इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो ये सी कैप वाला वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनमें से कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन इनमें से कोई होती तो यूनिट वेक्टर कौन से लिए जाते हैं? ये वाले सिंबल में। इसी तरीके से आपका जो एल कैप है, एन कैप है, एम कैप है, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं और ये किसी न किसी डायरेक्शन में रहे होंगे, लेकिन वो डायरेक्शन 100% ये नहीं होगी, ठीक है। तो फाइनली इस बात को क्लोज करते हैं। क्या बात हम आपको बताना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि याद रखो, पहले भी बताया गया है कि यूनिट वेक्टर केवल क्या बताता है? डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन स्पेसिफिक होती हैं
आपकी फिजिक्स में कुछ डायरेक्शन जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। जैसे ये आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इस वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये लिखा जाता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर जो भी हैं उनके यूनिट वेक्टर को लिखने में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपकी वेक्टर अलजेब्रा ने आपको बता दिया है कि ऐसे लिखिएगा, ठीक। इनके अलावा कोई और डायरेक्शन है तो आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है। क्लियर ये बात? ओके। तो ये पॉइंट आपको जो है आना चाहिए इस सर्कुलर मोशन के चैप्टर में अगर एंट्री करनी है तो। फिर है तीसरा पॉइंट, कोई भी वेक्टर चाहे जैसा हो, एनी वेक्टर बराबर होता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट साथ में आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर साथ में जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर साथ में के कैप। जैसे आपके मन में एक वेक्टर है ए, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो जो ये आई कैप के साथ है, जो ये आई कैप के साथ है वो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाता है, और जो ये जे कैप के साथ है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है, और जो ये के कैप के साथ है दैट इज जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वो कहलाता है। तो अगर हम किसी वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करें, वैसे तो किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये बाउंडेशन थी कि हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स तो कर सकते थे, लेकिन हमारे ऊपर बाउंडेशन थी कि हमको केवल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने थे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि ऐसे कंपोनेंट जो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो आपके पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक क्या होता है, जेड एक्सेस। और ये तीनों एक्सेस आपस में कैसी होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। और इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स केवल कितने मिलते हैं, 3। जो एक्स एक्सेस पर होता है वो एक्स कंपोनेंट कहलाता है, जो वाई एक्सेस पर होता है वो वाई कंपोनेंट कहलाता है, और जो जेड एक्सेस पर होता है वो जेड कंपोनेंट कहलाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर पॉइंट पर। किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने की जनरल हैबिट क्या है। जैसे अगर हम जेड एक्सेस की बात ना करें, जैसे आप ये देखो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये वेक्टर है, वेक्टर है ये। तो अब जेड एक्सेस यहाँ है ही नहीं, तो जेड एक्सेस है नहीं तो जेड कंपोनेंट की बात नहीं की जाएगी। तो अब इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कैसे निकलेगा, और इस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होगा वो कैसे निकलेगा। जब हम लोग वेक्टर चैप्टर में कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो हम आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट देते थे। मान लो ऊपर से लाइट अगर डाली जाए तो इस वेक्टर का यहाँ पे एक इमेज बनेगा, शैडो बनेगा, यही शैडो उस वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट है। और अगर इधर से लाइट डाली जाए तो फिर ये भी एक शैडो बनेगा, यही शैडो क्या कहलाता है, कंपोनेंट। ठीक।
तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकलता कैसे? z कंपोनेंट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगर आप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों के लिए जाओगे तो फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन की बात करनी पड़ेगी, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर z एक्सेस नहीं है, अगर z एक्सेस नहीं है तो x कंपोनेंट कैसे निकलेगा? तो x कंपोनेंट बराबर होता था, x कंपोनेंट बराबर होता था वेक्टर वैल्यू और साथ में साइन या कॉस और यहाँ पर ये एंगल। y कंपोनेंट कैसे निकलता था? y कंपोनेंट निकालने का तरीका था वेक्टर वैल्यू साइन या कॉस, ऐसे लिखा जाए कॉस या साइन, साथ में एंगल। एक बात पक्की है, अगर x कंपोनेंट में साइन है तो y कंपोनेंट में क्या आएगा? कॉस। और अगर x कंपोनेंट में कॉस है तो y कंपोनेंट में क्या आएगा? साइन। एंगल कौन सा है? एंगल जो वेक्टर ने बनाया है। सपोज कर लो वेक्टर ने x एक्सिस से एंगल बनाया है थीटा, तो हम आपको ये भी सिखा चुके हैं कि जहाँ से एंगल बने, जहाँ से एंगल बने वहाँ के कंपोनेंट में कॉस लेना है और रिमेनिंग में साइन लेना है। रिमेनिंग में ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन लेना है। जैसे बात को और क्लियर करने के लिए सपोज कर लो कि ये वेक्टर है L और इस वेक्टर की वैल्यू है 20 वैल्यू है, तो x कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा? x कंपोनेंट लिखा जाएगा 20 कॉस थीटा। भाई वेक्टर की वैल्यू साइन या कॉस, साथ में एंगल। तो बताइए भाई x के साथ एंगल क्या बना है? थीटा। तो x के कंपोनेंट में क्या आएगा? कॉस। और y के कंपोनेंट में क्या आएगा? साइन। तो 20 साइन थीटा। ठीक है ना? आप इन बातों को नहीं जानोगे अगर, तो फिर आप ये मान के चलो कि आपको सर्कुलर मोशन चैप्टर परेशान करेगा। और ये सारा जो वीआईपी ट्रीटमेंट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वेक्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ा है। तो इतनी बातें अगर आपको पता हैं तो आप जो है अच्छे से मूव कर सकते हो। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है, ये x होता है और ये -x, और ये y होता है और ये -y। एक वेक्टर ये है, इसका नाम है कैपिटल A, इसकी वैल्यू है 60 और इस वेक्टर ने यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाया और पूछा जा रहा है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बताओ। तो x कंपोनेंट बराबर वेक्टर की वैल्यू, तो वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 60। और यहाँ देखो एंगल कहाँ से बना है? y से। जहाँ से एंगल बनता है वहाँ के कंपोनेंट में क्या आता है? cos। तो यानी कि x वाले में क्या आएगा? sin। तो यहाँ पे आएगा sin 30 और 60 sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये आ गया 30। अब अगर वो लाइट वाला मेथड आप इस्तेमाल करोगे तो ऊपर से लाइट डालोगे तो कंपोनेंट यहाँ जाएगा, तो यानी ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? नेगेटिव कंपोनेंट। भाई x माइनस पे जाता है तो नेगेटिव है,
और x प्लस पर जाता है तो पॉजिटिव। इसलिए इस कंपोनेंट की जो वैल्यू है इस पे हमें नेगेटिव लगाना चाहिए। और y कंपोनेंट की वैल्यू लिखते हैं भाई, तो वेक्टर की वैल्यू है 60, जहाँ से एंगल बनता है वहाँ में कॉस आता है, cos 30, तो 60√3/2, तो ये आ गया 30√3। ये बात बड़े काम की है, ये जो बात है ये बहुत काम की है। जितनी काम की ये बात है उतनी ही या उससे ज़्यादा कह लो ये बात है कि अगर जेड एक्सेस नहीं है तो फटाफट वाले अंदाज में हम x और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। डन। अच्छा, जो कंपोनेंट -x पर गिरेगा उस पर नेगेटिव लगाना चाहिए, और जो कंपोनेंट +x पर गिरेगा उस पर पॉजिटिव लगाना चाहिए। पॉजिटिव साइन होता है तो जनरली हम लोग लगाते ही नहीं हैं। और जो कंपोनेंट नेगेटिव y पर गिरेगा उस पर नेगेटिव लगाना चाहिए, और जो +y पर गिरेगा वो +y पर। तो हमें जो है जेड एक्सेस की बात नहीं करनी है, तो इस तरीके से हम फटाफट कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 4। और एक 5वां पॉइंट था आपका कि वेक्टर बराबर होता है वेक्टर की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। वेक्टर की वैल्यू और साथ में यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। क्योंकि दुनिया में जितने भी वेक्टर्स हैं सबका यूनिट वेक्टर होता है, ये बात पक्की है। जैसे तुमने कहा कि एक वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा? ऊपर की ओर। तो सपोज कर लो कि अगर कोई वेक्टर a है तो लिख सकते हैं वेक्टर की वैल्यू मॉड ऑफ a, साथ में यूनिट वेक्टर a कैप। ये आदत भी आपकी बनी होनी चाहिए। अगर किसी वेक्टर का नाम b है तो उसका यूनिट वेक्टर b कैप, c है तो यूनिट वेक्टर c कैप, ऐसे। और ये जो मॉडुलस है इसको वेक्टर की वैल्यू कहा जाता है। मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना तीर के, बिना एरो के लिखो, इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर की वैल्यू। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये बात? तो एक बार ज़रा सा रिकॉल कर लें सारे पॉइंट, क्योंकि बोर्ड पे तो अब है नहीं। तो पहला पॉइंट जो था उसको ध्यान दें। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, कौन बताएगा? किसी भी कर्व पाथ पर अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं? डायरेक्शंस को बताते हैं। यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शंस बताते हैं, और अगर डायरेक्शन वो जानी पहचानी है x y वाली, तो उनके जो यूनिट वेक्टर हैं उनके सिंबल डिसाइडेड हैं। बाकी कोई और डायरेक्शन है तो अपने मन से यूनिट वेक्टर डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद में फिर हम लोगों ने और क्या देखा? ये दूसरा पॉइंट हो गया वो। तीसरा पॉइंट क्या था? कंपोनेंट, कि आप किसी भी वेक्टर के अनंत कंपोनेंट देख सकते हैं, ले सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपको केवल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही लेने होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके 3 होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। अगर आपको किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में लिखना हो तो लिख सकते हैं। और अगर हम z कंपोनेंट की बात ना करें, चौथा पॉइंट, तो कैसे हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। और फिर ये 5वां पॉइंट। तो अब जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, ज़रा मैं इसके बारे में लिखता हूँ, आप फैसला करें कि कहाँ पर सही और क्या गलत है। ध्यान देना भाई। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने ये लिखा कि ड्यूरिंग मोशन इफ पाथ ऑफ मोशन इज ए सर्कल
is a circle, then motion is called सर्कुलर मोशन। ये हमने सर्कुलर मोशन के बारे में लिख दिया कि भाई अगर मोशन करने वाली चीज़ सर्कुलर पाथ बनाती है तो हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और किसी ने ये लिखा कि ड्यूरिंग मोशन इफ path of motion is circle और इट्स सेक्टर, सर्कल के हिस्सों को सेक्टर कहते हैं, पता नहीं बात, सर्कल का हिस्सा क्या कहलाता है, सेक्टर। व्हेन यू हैव ए नॉट ए कंप्लीट सर्कल, यू हैव ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो क्या कहलाता है, सेक्टर। तो ड्यूरिंग मोशन इफ पाथ ऑफ मोशन इज सर्कल और इट्स सेक्टर, देन मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक, ये लिखा किसी ने। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखी जा रही है, किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, और किसी बच्चे ने ये लिखा कि व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, समझ लो यार, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल और ब्रैकेट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो भारी होगा, तो हम ऑब्जेक्ट के भारीपन को नहीं देखेंगे, उसके किसको देखेंगे, सेंटर ऑफ मास को, क्योंकि हम तो पार्टिकल के लिए जा रहे हैं ना। तो अगर सपोज कर लो कोई कहता है कि अर्थ का मोशन सर्कुलर है, तो अर्थ तो बहुत भारी है, ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, जो कि जस्ट लाइक है क्या है, पार्टिकल। तो व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, टेक प्लेस such that its distance from fixed point always remain same, then motion is called circular motion. तो सर्कुलर मोशन के बारे में 3 बातें लिखी। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, ये फिक्स पॉइंट होता है, सभी ने देखा है इसको, देखा ना सबने, सिंपल पेंडुलम फिक्स पॉइंट होता है। अगर हम इसको मोशन में ला दें और मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, तो जब ये मोशन करते हुए यहाँ पहुँचता है तो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, L, फिर यहाँ आता है तो क्या है, L, और यहाँ आता है तो ये क्या है, L, फिर इधर जाता है तो डिस्टेंस क्या है, L। तो क्या ये सर्कुलर मोशन है? हाँ है। अब आप देखो कि इस वाले एग्जाम्पल में जो पाथ होता है वो सर्कल तो नहीं बना, सर्कल का हिस्सा बना। क्या बना? सर्कल का हिस्सा। एंड दैट इज वाई ये जो डेफिनेशन है वो गलत हो गई। क्यों? जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मोशन हो और वो पूरा पूरा सर्कल बने। अरे कभी कभी सर्कल बन सकता है कंप्लीट और कभी कभी सर्कल बनेगा सेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके मोशन की? इलेक्ट्रॉन के मोशन की अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस छोटी सी जगह होती है, ये न्यूक्लियस हो गया, प्लस लिख दिया क्योंकि प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है, दैट इज़ वाई प्लस लिखा। और एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो अब हम देखें तो यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है? कंप्लीट सर्कल है। एंड दैट इज़ वाई जो डेफिनेशन सही है वो ये वाली सही है
और ये वाली तो और ज़्यादा सही है। क्यों ये वाली डेफिनेशन और ज़्यादा सही है? क्योंकि जो फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द सेंटर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। तो आप ये भी बता पाते हो, ये जो डेफिनेशन है ये वाली, उसमें जरा अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो भाई, सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एंड जब ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हो गई तो यहां बता सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ पाथ, सेंटर ऑफ पाथ, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इज कॉल्ड रेडियस ऑफ पाथ। तो इसलिए आपको जो डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की लिख के आनी चाहिए वो ये वाली है। सही है भी है, बट इस वाली डेफिनेशन में चीज़ें बहुत छिपी हुई हैं, क्लियर बहुत नहीं है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कहूँ, जो ये डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ बताओ सेंटर कहाँ है, तो बताओ कैसे बताओगे? तो ऐसे बताओगे कि जो सर्कल बना उस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। फिर मैं पूछूंगा रेडियस क्या है, तो बड़ी तकलीफ होगी ना यहाँ बताने में, बोलो यार। बट ये डेफिनेशन क्या एकदम परफेक्ट है। तो जो परफेक्ट वाली डेफिनेशन है वो बोर्ड पर है, और दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन के, एक ये पेंडुलम वाला और ये वाला, नोट कर लें। तो डेफिनेशन के बाद में सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए कुछ लोगों को पढ़ना है, जो कि सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। तो हम जानते हैं रेडियस वेक्टर क्या होता है, और हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और भी बहुत लोग हैं, पहले इन दो लोगों को जानते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेडियस वेक्टर इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वेक्टर फ्रॉम center to center of path to motive particle ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट is called रेडियस वेक्टर। एक तो आप ये लिख सकते हो जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। भाई एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल लिया जाए, ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है, कौन मोशन कर रहा है? ये मोशन कर रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम P है। तो वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ पाथ टू मोटिव पार्टिकल, एक ऐसा वेक्टर बनाइए जो सेंटर से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? मोटिव पार्टिकल तक जाएगा, मोशन करने वाले पार्टिकल तक जाएगा। ये है रेडियस वेक्टर, इसका नाम है रेडियस वेक्टर। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन और क्या लिखी जा सकती है? लिखी जा सकती है कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन when we represent radius in vector form, then it is called
रेडियस वेक्टर। ये भी बात सही है यार। एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये सेंटर है, ये मोशन करने वाला पार्टिकल m है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। बोल रहा है कि इस रेडियस को वेक्टर बना दो, तो वेक्टर बना दो मतलब एरो में रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे OM क्या बन गया, रेडियस वेक्टर। दोनों ही बातें सही हैं, ठीक। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जो रेडियस वेक्टर है वो किसी रेफरेंस लाइन के साथ जो भी एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये रेडियस वेक्टर है भाई, यहाँ पर लिखने से पहले एक डायग्राम और बना। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर ये रहा, कौन मोशन कर रहा है, जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि वो ये मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ पर है, इसका नाम है ए, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया। अब तुम में से किसी बच्चे ने एक रेफरेंस लाइन ले ली, तो तुम्हारा ये रेडियस वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का नाम क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब रेडियस वेक्टर भैया ये हो गया, तो अब ये एंगल ये हो गया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस की जो रेफरेंस लाइन होगी वो कहाँ से पास हुआ करेगी, सेंटर से। जैसे जो रेफरेंस लाइन हमने बनाई है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जब सर्कुलर मोशन के चैप्टर में रेफरेंस लाइन लोगे, वो जो रेफरेंस लाइन है वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से। तो देखिए भैया, सेंटर से पास होने वाली रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ये जरूरी नहीं कि तुम हॉरिजॉन्टल ही बनाओ, ठीक है। तो अब पार्टिकल यहाँ पर था, उस समय 20 सेकेंड था, तो रेडियस वेक्टर ने रेफरेंस लाइन से अल्फा डिग्री एंगल बनाया था, तो ये अल्फा डिग्री क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया 40 सेकेंड बाद, तो अब जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बदल गया। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी रेफरेंस लाइन पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से, और तुम बैठे कहाँ पर हो, सेंटर पर। ये देखो सेंटर पर, सब लोग अलर्ट रहना। एंगल तुम कहाँ पर काउंट कर रहे हो, सेंटर पर, तो तुम बैठे कहाँ पर हो, सेंटर पर। मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं भैया, हम यहाँ पर बैठे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हम पार्टिकल को इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, तो लीजिए पोजीशन के लिए वेक्टर ये। अब मेरा जो ये वाला वेक्टर है इसको रेडियस वेक्टर नहीं कहेंगे, लेकिन इस वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। इसको रेडियस क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मेरा नाम m है, तो मैंने कहा कि पार्टिकल A का वेक्टर ma है, तो ma क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो ये कितना एंगल बन रहा है, अल्फा तो नहीं बन रहा है, बोलो भाई, बन रहा है अल्फा। यानी कि जो लोग सेंटर पर बैठे हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अलग स्टेटमेंट देंगे, और जो लोग सरकमफ्रेंस पर बैठे हैं वो अपना अलग डिस्प्लेसमेंट देंगे, ठीक है ना। और जनरली कभी कभी बहुत रेयरली हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठेगा, सरकमफ्रेंस पर। जनरली वो कहाँ बैठेगा, सेंटर पर, ठीक है। कहीं पर भी बैठ सकते हो। आपने कहा कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए ये रेफरेंस लाइन है, और रेडियस वेक्टर को ही पकड़ना है तो रेडियस वेक्टर को पकड़ लो, ये देखो।
हो गया। ये देखो एंगल क्या है, अलग है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या? एक बात तो ये पक्की हो गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। अगर आप ये कहते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा है तो सभी यही बात कहेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो जब कोई चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो कहा जाता है कि वो कैसी है? रिलेटिव है। वो कैसी है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? रिलेटिव। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? तो एंगल फॉर्म बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम reference line is called angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो लोग रेडियस वेक्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और हम के रेडियस वेक्टर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे थे, हम कहाँ बैठे थे? सरकमफ्रेंस पर। तो हमने जो वेक्टर बनाया था वो रेडियस वेक्टर नहीं था, उसका नाम क्या था? पोजीशन वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल फॉर्म बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर जो तुम्हारी पोजीशन से चले और जहां पे तुमको ले जाना है वहां खत्म कर दो, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये सारी बातें जो हैं हम किस में कर रहे हैं? इन सर्कुलर मोशन। तो इन सर्कुलर मोशन। यहां पर भी मुझे लिखना चाहिए इन सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में लिख सकते हैं CM। फिर डायग्राम बनाता हूं, समझ लो ध्यान से। वैसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जहां से आपका मन हो वहां से काउंट करो। सपोज कर लो कि ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर है, जो मोशन करने वाला पार्टिकल है वो यहां पहुंच चुका है। तुमने रेडियस वेक्टर नोट किया, तुम्हारी रेफरेंस लाइन यहां से जा रही है सेंटर से, तुमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री है। हम यहां पर हमने कहा मोशन कौन कर रहा है? तुमने बताया M मोशन कर रहा है। तो मैंने अपने से जाने वाली एक रेफरेंस लाइन बना दी, ये रेफरेंस लाइन हमसे होके जा रही है। अब हम यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। अब वो रेडियस वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो ये क्या बनेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बात पक्की है 60 डिग्री। और तुम यहाँ बैठे हो, ध्यान दो भाई, तुम यहाँ पर हो, तुमने यहाँ से उस पार्टिकल को देखा, तो तुमने कहा कि सर पोजीशन वेक्टर ये है, तो तुम्हारा वाला एंगल ये है। तो अब जरा ये डायग्राम देखो और जो मैंने लिखा हुआ है उसको देखो। मैंने लिखा हुआ है जो जनरल डेफिनेशन है, जो ज़्यादा चलती है डेफिनेशन, कि इन सर्कुलर मोशन एंगल फॉर्म बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेडियस वेक्टर किसी भी रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनाएगा उसका नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई रेडियस वेक्टर नहीं लेता है, अगर कोई रेडियस वेक्टर नहीं लेता है तो क्या लेगा फिर? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाने, तुमसे स्टार्ट होते हैं जहाँ तुम खड़े होते हो और जहाँ तक तुम्हें जाना है वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? सेंटर पर बैठ करके। कहाँ से? और बहुत रेयर कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पर वो पूछते हैं कि अगर हम सरकमफ्रेंस पर बैठे हों तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं एक डायग्राम फाइनल फिर बनाता हूँ, ध्यान देना। ये सर्कुलर मोशन है भाई,
ये सेंटर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, किसको देख रहा है? मोशन करने वाले को, सर्कुलर मोशन करने वाले किसी पार्टिकल को देख रहा है। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो रेफरेंस लाइन देखो दोनों की एक ही है, और वो रेफरेंस लाइंस किससे पास हो रही है? सेंटर से। तो ये जो ऑब्जर्वर है कह रहा है कि भाई रेडियस वेक्टर ये है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये अल्फा है, ठीक। और जो ये वाला ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि भाई पोजीशन वेक्टर ये है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है, या चलो बीटा मान लेते हैं। इस वाले ऑब्जर्वर को m नाम दे देता हूँ, इस वाले ऑब्जर्वर को k नाम दे देता हूँ। k वाले ऑब्जर्वर ने कह रखा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा है, और m वाले ऑब्जर्वर ने कह रखा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या? बीटा है। k वाला ऑब्जर्वर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है रेडियस वेक्टर की हेल्प से, जबकि m वाला ऑब्जर्वर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। अलग से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिए भाई, ये m है, ये k है, ये अच्छा ये दोनों मैच कर गए, तो ये n ले लेते हैं। ये n है, ये k है और ये m है। देखो यार, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, बोलो, क्योंकि n के बराबर क्या? m के, दोनों रेडियस है नहीं? हाँ ठीक है, k से n तक क्या है? रेडियस, और k से m तक क्या है? रेडियस। अगर बराबर साइड है तो एंगल भी क्या होते हैं? बराबर। ये वाला अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा, ठीक है। तो भाई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2 बीटा। तो ये अल्फा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑब्जर्वर। जो सर्कुलर मोशन के सेंटर पर ऑब्जर्वर है वो ये है, और जो बीटा वाला है 2 बीटा, जो बीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो कि कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू, या पहले आप यहाँ तक आइए फिर हम लोग लिखते हैं इसको, जितना भी बोर्ड पर है वो सब कुछ करिएगा भाई। In circular motion, angle formed by radius vector from reference line is called angular displacement, या फिर in circular motion, angle formed by position vector from the reference line is called the angular displacement. और यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल KNM, ये ट्राइंगल है KNM, तो Kn बराबर है m के, और बराबर साइड के आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ONM इज इक्वल टू एंगल OMN एंड दैट विल बी बीटा। फिर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, तो यहाँ से निकलेगा अल्फा बराबर 2 बीटा। अब इस बात को हम लिखना चाहते हैं तो क्या सीख लिया भाई? नोट की बात है, अल्फा बराबर 2 बीटा, ये जो निकल के आया है इसमें अल्फा क्या है? अल्फा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट सेंटर, और बीटा क्या है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to observer at circumference। कितने बार एक ही चीज़ को बोला जाए, रेफरेंस लाइन कोई भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें जो रेफरेंस लाइन मिलेगी वो हमेशा सेंटर से पास होगी, और हम इस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे जो ऑब्जर्वर जो है सेंटर पर है। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर एवरेज वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको डेल्टा थीटा से लिखेंगे। और अगर इंस्टेंटेनियस वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब टाइम की वैल्यू बहुत 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 छोटी हो जाती है और फिर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है, और इंस्टेंटेनियस लोगों को डी लगा के लिखा जाता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम डेल्टा टी, और ये है इन टाइम डी टी। सारे बैठे हुए कैंडिडेट्स, ये हमारी वो पुरानी जो एक्सपेंशन मेथड हम लोगों ने किया था उसका ये डिकोड कर लीजिएगा। डी टी माने बहुत 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 छोटा टाइम, डी थीटा माने बहुत छोटा एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन टाइम डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से लिखेंगे। अब जो छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, समझे बात को भाई, इंस्टेंटेनियस, स्पेशली वो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जबकि while average angular displacement is not वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे इस चैप्टर में जाकर के बैकबोन का काम करती हैं। मैं हर छोटी और बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। अब तुमने पूछा क्यों, तो मैं तुमको क्यों का रीज़न तो देता हूँ लेकिन लिखाऊंगा नहीं। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जान लें कि कोई भी वेक्टर वेक्टर तब होता है जब वो वेक्टर अलजेब्रा के जो नियम हैं, जो लॉज हैं, उनको मानता है। यानी ये तो अब जो डेफिनेशन है कि वेक्टर वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है और वैल्यू होता है, ये तो बहुत ऑर्डिनरी डेफिनेशन है। वेक्टर वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है, वैल्यू होती है, और वो वेक्टर अलजेब्रा के जो नियम हैं, जो लॉज हैं, उनको भी मानते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन का लॉ है, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, सब्ट्रैक्शन का लॉ है। तो मैं आपको बताऊं कि जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, तो जब छोटे छोटे एंगल्स को नोटिस किया जाता है, तो वेक्टर एडिशन में जितने भी लॉज है, आपने कहा कि वेक्टर एडिशन में 10 लॉज है, तो 10 मानने चाहिए तभी वेक्टर हो पाएगा। एक भी नहीं मानेगा तो वेक्टर नहीं बन पाएगा। तो उनमें से एक लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है ना। जरा मैं लिखने की कोशिश करूं तो ऐसे लिखूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो ठीक है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है।
लेकिन अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। यानी इशारों में बात को समझ लो, बड़े बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने क्या नालायकी की, बड़े बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने एडिशन का, वेक्टर के एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ नहीं माना, लेकिन छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने इसको माना। तो कहा गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है अगर वो छोटा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस है, और अगर वो बड़ा है तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब बात आई, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? क्यों? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो जरा देखिए, हाउ यू डिटरमाइन द डायरेक्शन। इसी नोट को आगे बढ़ा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is such as, जो इंस्टेंटेनियस वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड ले लीजिए, राइट हैंड की सारी फिंगर्स मोड़िए इन सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे अगर सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है तो राइट हैंड की सारी फिंगर इन सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो जो अंगूठा होता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दो ही बातें होंगी, या तो आपका सर्कुलर मोशन क्लॉक होगा या फिर क्या होगा, तो निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज सच एज कर्ल all fingers of right hand in sense of circular motion, मतलब या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, दो ही बातें आएंगी। तो कर्ल ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन, देन डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि अगर मैं इसका मोशन देखूं और एक एक्सिस बना लूं, एक्सिस एक लाइन होती है जिसके अबाउट मोशन होते हैं, तो आपका जो ये थंब है वो किधर जाएगा? इसी एक्सिस पर जाएगा ना, और इसीलिए जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर लिख दिया जाए, डी थीटा इज एक्सियल वेक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप ध्यान दे पा रहे हो। इसके पहले, यानी कि इस मोशन को पढ़ने से पहले क्या हो रहा था? अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती थी, तो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करता था? चलता भी था। ठीक है ना?
जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती थी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करता था, चलता था। लेकिन यहाँ देखिए वो चल कहाँ पर रहा है, सरकमफ्रेंस पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर है ना। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा मिसमैच है भाई। आप अभी देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है तो थोड़ी देर में क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा, ठीक है। और इसके पहले अगर वेलोसिटी आपकी ईस्ट में है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर जा रहा है, ईस्ट में, ठीक है। अभी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन भी यही होती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की वो कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस। लेकिन पार्टिकल कहाँ चल रहा होगा, अलोंग द सरकमफ्रेंस। तो फिर ये जो एक्सियल वेक्टर हैं एक्चुअली बता क्या रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये केवल ये बता रहे हैं कि जो मोशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। भाई अगर क्लॉकवाइज है तो देखो क्लॉकवाइज के केस में एक्सेस कैसी जा रही है, ऊपर, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसी जाएगी, नीचे। तो जो ये अगर कोई पूछ ले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या इन्फॉर्म देते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम बताएंगे कि भैया वो ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक्सियल वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सियल वेक्टर अगर तुम्हारी कॉपी के और हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, लाइक दिस, हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर कैसा है, बाहर की तरफ है, तुम्हारी कॉपी में कैसा है, बाहर की तरफ है, तो ये पता चल जाता है कि जो मोशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो अंदर की ओर है तो क्या पता चल जाता है, क्लॉक। फाइनली मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो एक्सियल वेक्टर हैं वो केवल और केवल क्या बताते हैं, सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। आगे जाकर के रोटेशन मोशन भी आएगा, तो सेंस ऑफ रोटेशन मोशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। कोई भी एक्सियल वेक्टर आपकी कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर की ओर है तो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पर वेलोसिटी भी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सिंबल क्या है भाई, तो सिंबल है ओमेगा। स्टाइलिश बनाओ तो ऐसे बनता है भाई, ऐसे करके, लेकिन हम लोग W जैसा ही बना देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो वेलोसिटी का तो मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या ले लो, टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखिए भैया ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। तो कौन सी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस। और अगर ऐसे लिख दिया जाए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। वही बाउंडेशन यहाँ पर भी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ पर ये बात लिख दिया जाए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। Its direction calculated by same way as we learn in angular displacement.
ठीक। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर बाहर की तरफ है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बाहर की तरफ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल रखूँ, मोशन ऐसे हो रहा है तो डी थीटा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू पेपर। मैं तो बोर्ड पर लिख रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे कॉपी के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपकी कॉपी के हिसाब से लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर टू पेपर डाउनवर्ड, बोलो भैया। और ओमेगा भी क्या होगा? सिमिलरली अपवर्ड भी आएगा। तो कोई आपसे कहता है कि ये बताओ वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही मोशन करने वाले की भी डायरेक्शन होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वेरी स्पेशल। चलिए इशारों में समझिए, डी थीटा का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दीज आर एक्सियल वेक्टर्स एंड गिव, ये क्या बताते हैं हमको? एंड गिव इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर, आगे जाकर के रोटेशनल भी आएगा, लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, छोटी छोटी बातें हैं वहां पर। जब कोई सर्कुलर मोशन होता है कैसे करें इसको, आप नोट कर लें फिर आगे चलते हैं।